चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी वापस से थोड़ा सीरियस हो जाइए। पढ़ लिया बेटा? बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ना? पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन का कवरेज एक सम में हो जाएगा। ऐसा बड़ा सम हम लोगों ने क्लास में बनाया हुआ है, 2 तो कम से कम हम बनाए हुए होंगे, और एक और सम आपको बनाने के लिए मिल रहा है। पहले पीछे में जाकर के देखिए उन्होंने एग्जैक्टली मांगा क्या क्या है। हाँ, एक एक करके पढ़ो। ए में क्या मांगा है? व्हाट शुड बी द गुडविल और बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एच for the year ended in its financial statements for the year ended 31st March 27 for the purpose of measuring NCI use proportionate share of net assets। सोना यूज करना है NCI के लिए, और गुडविल या बार्गेन परचेज का बात बताना है एग्जैक्टली 31st मार्च को। लेकिन हम लोगों का जब कंट्रोल आ गया था उस वक्त भी गुडविल निकाला जाएगा। उसके बाद मार्च तक जो चेंजेस होता है उसका भी अकाउंटिंग होता है। उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या विंडो बोलते हैं उसको? मैनेजमेंट पीरियड विंडो, 1 साल का, कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में होता क्या है, इतनी सारी असेट लायबिलिटी, सबका फेयर वैल्यूएशन निकालने में गलतियां होती ही हैं। तो होता क्या है कि पहली बार जब एक्विजिशन डेट में आप सारा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकालते हो, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड निकालते हो, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट निकालते हो, एनसीआई निकालते हो, इसमें मिस्टेक होने का चांस रहता ही रहता है, वो नॉर्मल बात है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि आप प्रोविजनल बेसिस पे हमारा एक्विजिशन डेट में फिगर निकाल लो, जब तक आपको लगे एडिशनल डेटा पैदा हो रहा है रिलेटिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग प्रायर टू द एक्विजिशन डेट। पुराने डेटा से रिलेटेड अगर कोई नए फैक्ट इमर्ज हो रहे हैं, मतलब कंडीशंस वेयर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द एक्विजिशन डेट एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अराइजिंग, तो वो आपको रिकॉर्ड करने मिलता है और उसको अमलगमेशन का पार्ट ही माना जाता है। लेकिन अगर नए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई नया इंफॉर्मेशन पैदा होता है तो वो नॉर्मल एज की तरह अकाउंटिंग किया जाता है, उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं माना जाता है। और उस विंडो को बोलते हैं मेजरमेंट पीरियड विंडो, मैनेजमेंट पीरियड विंडो नहीं, मेजरमेंट पीरियड विंडो। तो यही सारा स्टोरी है। अब एक एक करके हम लोगों को डिस्कस करते जाना है। और क्या मांगा है? अच्छा, और कोई बदलाव होंगे क्या गुडविल में या एनसीआई वगैरह में? ठीक है, और क्या मांगा है? तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो तो ऐसे ही हम लोग डेटा में तो डालेंगे ही, बिकॉज कंटिंजेंट कंसिडरेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन पेड, है ना? तो ठीक है, यही स्टोरी लाइन है। एक एक करके हम लोग एक एक पैरा को डिस्कस करते जाएंगे, नोट बनाते जाएंगे, और कंसिडरेशन पेड, फेयर वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटीज, एनसीआई, सब चीज का मेजरमेंट के लिए जगह बना करके करते जाएंगे। तो पहला पैराग्राफ कहां से स्टार्ट होता है बताओ? हम लोग पहला स्टेक कब खरीदे? 1 नवंबर 26 को। तब स्टेक कितना था? 15%। और उसके बाद जो एडिशनल 45% का स्टेक खरीदे वो कब खरीदे? तो कंट्रोल फिर 1 जनवरी को ही आया। तो कंट्रोल अकाउंटिंग यानी एक्विजिशन अकाउंटिंग 1 जनवरी से ही करना पड़ेगा। असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू 1 जनवरी को ही निकालना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? तो पहले ये वाली लाइन लिखी जाए, नोट 1। Control was acquired
on 1st January 2027, when additional 45% stake was acquired. Full stop. So we have to determine the fair values. ये सम पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर देगा एकदम बढ़िया से. So we have to determine the fair values of assets and liabilities of S Limited on 1/1 बोलोगे बेटा 2027. चलो उसके नीचे पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट में ये जो फेयर वैल्यू चेंजेस हैं ये डिफर्ड टैक्स के लिए दिए गए हैं, क्योंकि टैक्स बेस वही रह जाता है. असेट के फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होने की वजह से कैरिंग अमाउंट बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली डिफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा. तो वो थोड़ा देर के लिए रोक के रखते हैं, सारा असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू और पता चल जाए फिर कर लेंगे. कहां कहां पे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं एक बार आप मुझे बताओ. तो जितना डिफर्ड टैक्स का बात अभी कर सकते हैं एक बार अभी कर लेते हैं. कहां कहां पे कितना कितना चेंजेस दिखाई दे रहा है 1 by 1 करके मुझे बताओ. 15 कहां मुझे नहीं दिखाई दिया. 50 ओके 50 ठीक है. असेट का वैल्यू बढ़ा या गिरा, तो डीटीएल, क्योंकि टैक्स बेस तो बढ़ेगा नहीं, कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. नेक्स्ट सेम ना, तो 10 का और 50 और 10 60, और इन्वेस्टमेंट में भी सेम ना, तो 250 एक साथ नहीं, तो कितना हो गया सब मिला के 310. और नीचे देखो नहीं, वही नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल है. तो नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन उसका तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कहानी होती है, तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी नीचे लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो क्या सीन है. ठीक है, आगे उसके नीचे एक स्टोरी दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का. वो जो फेयर वैल्यू निकाल के दिया हुआ है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. तो वो तो नेचुरली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर ऐसे भी होता है, तो वो फेयर वैल्यू अलग से क्यों दिया हुआ, वी हैव टू चेक इट, बिकॉज आई सॉ नीचे एक पैराग्राफ है उसको देखेंगे, और वो देखा नहीं जाता है. इक्विटी का कभी फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, नेट असेट. ठीक है, तो अभी तक मैं 310 का बात कर लूं एक बार, और नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल रीचेक. तो 310 का कितना डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा रे, 93. ठीक है, तो ये 93 का हम लोग डीटीएल बनाएंगे, और नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल पे अभी पेंडिंग है बातचीत. ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं. 1 नंबर पैरा, जो अदर इंफॉर्मेशन में पैरा नंबर तो नहीं दिया हुआ है, पर मैं उसको पैरा 1 बोलता हूं. क्या बोल रहे हैं वो लोग, लीज है. ओके, क्या प्रॉब्लम है लीज में. हाँ ठीक है, आगे. हाँ वही, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो होता ही है. अब ईयर एंड अगर पेमेंट का डेट नजदीक आ जाएगा तो वो ऑपरेटिंग लीज ऐसे भी हो जाता है, और ऐसे भी
इंड एस 116 के आने के बाद फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज में कोई फर्क रह भी नहीं गया है। नीचे लिखो पॉइंट नंबर 2। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंड एस 116, there is no difference between finance lease and operating lease for the books of lessee. Full stop. Further, लीज क्लासिफिकेशन इज व्यूड, इसको चेक किया जाता है एट द डेट ऑफ इंसेप्शन। कौन सा लीज ऑपरेटिंग लीज है, फिनांस लीज है, वो तो शुरू में ना देखा जाएगा। आज एक्विजिशन डेट में आप बोल दोगे ये ऑपरेटिंग लीज है, ऐसे थोड़ी चलता है। लिखो, सो नो चेंजेस will be required and lease will not be reclassified. क्लियर? सेकेंड पैराग्राफ। ये अपना 1 नंबर पैरा में अपने पास जो भी डेटा लिखा हुआ है वो अपने लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग में इरेलेवेंट है। 2 नंबर पैरा कॉन्टिंजेंट। अच्छा, आप लोग 2 नंबर पैरा का हेडिंग लीजेस लिख देते ना तो अच्छा रहता, और 1 नंबर पैराग्राफ का हेडिंग अगर डेट ऑफ कंट्रोल दे देते ना तो अच्छा रहता। क्या पढ़े थे रे एक्विजिशन में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के ऊपर? नहीं, प्रोबेबल नहीं भी हो ना तो भी, हाँ, तो भी एक्विजिशन के वक्त रिकॉर्ड किया जाता है फेयर वैल्यू निकाल के। प्रोबेबल होता है तब तो नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं रे बाबा, वो तो इंड एस 37 का बात हो गया। इंड एस 103 एक स्पेशल सिचुएशन देता है कि अगर वेंडर कंपनी की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज हैं तो नॉट प्रोबेबल भी अगर रहती है ना तो भी उनका फेयर वैल्यू निकाल करके रिकॉर्ड किया जाता है। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की खास बात है। लिखो, प्रोबेबल रहने से तो 37 ही बोल देता है कि लिख लो, वो तो नॉर्मल बात हो गया। लिखो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। बैकग्राउंड यही हो गया जो मैंने बोला। लिखो, इन द केसेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड विल बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे एज पार्ट ऑफ नेट असेट्स नेट असेट को अंडरलाइन कर दो। हाँ, तो पहली बार आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें नेट असेट में फर्क पड़ेगा, तो नेट असेट में अंडरलाइन रहेगा, तो आप जब नेट असेट निकालोगे ना तो ये पैरा आपको दिख जाएगा। क्या लिखा?
even when they are not probable. लेकिन ना फेयर वैल्यू पे लिखा जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब बहुत कम होता है ना तो फेयर वैल्यू बहुत गिर जाता है, तो लिखा फेयर वैल्यू पे जाता है। ये नहीं कि एकदम बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है। चलो बताओ क्या क्या चीज में लायबिलिटी है। अच्छा, कितने करोड़ का फाइलिंग है और कितना करोड़ का फेयर वैल्यू है? तो लिखो लॉ सूट लायबिलिटी फेयर वैल्यू। हाँ बोलो। अच्छा, ये हम लोग लिखेंगे। हाँ, अब डेफर्ड टैक्स के बारे में कुछ लिखा है, देख बगल के पैराग्राफ में जो टेबल दिया है ना। हाँ, ये टैक्स डिडक्टिबल होगा तो एक असेट क्रिएट करेंगे, एक डीटीए बना देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा, डीटीए इसका बन जाएगा। उसके बाद क्या है? इनकम टैक्स लायबिलिटी। बोल बेटा। 2 करोड़। ये तो डिडक्शन तो मिलता नहीं है। एक बार देखना इसका कैसे, तो इनकम टैक्स है ना, इसका डिडक्शन शायद नहीं मिलेगा, शायद क्या हम श्योर नहीं मिलेगा, तो इसका डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होगा। चेक कर लो, लिखा है क्या डिडक्टिबल के बारे में? नहीं लिखा ना, क्योंकि इनकम टैक्स का थोड़ी डिडक्शन मिलता है, एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। तो DTA 0.5 इंटू 30%। हाँ बेटा, बोल ही देगा डिडक्शन मिल जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्यों नहीं लेंगे? ये हो गया बात। गुड। नंबर 4 नहीं, ये अलग लिखेंगे ना, डेफर्ड टैक्स लिखेंगे ना। अब आप नंबर 4 माने टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ। अच्छा, उन्होंने पैराग्राफ नंबर नहीं दिया बेटा। हाँ, हम लोग नंबर दे दे के लिख रहे हैं। एक पैरा एक बार में डिस्कस करोगे तो होगा, एक साथ बड़ा सम देखोगे तो नर्वसनेस आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो। हाँ, इंडेमनिफिकेशन असेट। मैंने बताया था ना, कई बार क्या होता है कि जैसे वेंडर से हम लोग कुछ लेते हैं। अब मान लो उस लायबिलिटी को या कोई भी एक ऑब्लिगेशन को असेस किया गया 2 करोड़। अब लेने के बाद पता चला कि कैन ऑफ वॉर्म्स खुल गया और 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ देना पड़ गया अपने को। तो अपने इस तरह की सिचुएशन में ना, खास करके कॉन्टिंजेंट वाली सिचुएशंस में, अपने वेंडर से इंडेमनिफिकेशन लेके रखते हैं कि भाई अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपको मुझे इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, आपको तो मैं इतना इतना पैसा भी दे दूंगा। फिर बाद में फंस गया तो वो इंडेमनिफिकेशन लेकर के रखा जाता है और उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है एज एन इंडेमनिफिकेशन असेट, और वो नेट असेट का पार्ट बनता है। लिखो, द फेयर वैल्यू ऑफ इंडेमनिफिकेशन असेट forms part of net assets. हाँ, तो सारा थोड़ी देता है वो लोग, वो लिमिट के हिसाब से ही देता है। वो भी कंटिन्यू, मतलब उसमें भी वो रहता है कि इतने से ज्यादा होगा तब हम तुमको देंगे। ये नहीं कि इसी के अगेंस्ट में दे रहा है, इसके बियॉन्ड चला जाएगा तो तुमको देंगे, उस टाइप का स्टोरी है। सो यू डोंट नो, क्योंकि उतना डिटेल क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
ये इंडेमनिफिकेशन असेट कितने का है? इट्स फेयर वैल्यू इज, तो वहां लिख दो इंडेमनिफिकेशन असेट फेयर वैल्यू 1 करोड़। ये नेट असेट वर्ड है वहां पे? नहीं, मेरे पैरा में, तो अंडरलाइन करो सो दैट नेट असेट के डिटर्मिनेशन में गलती नहीं हो, बिकॉज नेट असेट ही तो सबसे बड़ा डिटर्मिनेशन है, उसमें गलती नहीं हो। तो जहां जहां मेरा नेट असेट वर्ड आएगा ना, अब जैसे ये सब मेरे नेट असेट में काम आएगा, ये मेरे नेट असेट में काम आएगा, तो लिखा हुआ रहेगा ना, तो बाद में गलती नहीं होगा। नंबर 5, इंडेमनिफिकेशन का कोई डेफर्ड टैक्स है सब में? नहीं, छोड़ दो। देखो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के बारे में बताया ना, क्योंकि मैं पढ़ा था उस वक्त क्वेश्चन में, तुम पढ़े कि नहीं मालूम नहीं। तो वो जो फेयर वैल्यू दिया है ना 4.5, उसमें 0.5 का कॉस्ट टू सेल है। आप देखिए बैलेंस शीट में जाइए पीछे, वहां देखिए फेयर वैल्यू 4.5 या 5 दिया है, 4.5। तो वो 4 ही क्यों है फिर अपने बैलेंस शीट में? वो 0.5 इज कॉस्ट टू मेक द सेल माइनस किया गया है। तो नॉन करेंट एसेट को एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करते हैं। लिखो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल will be measured at fair value less cost to sell जो कि बैलेंस शीट में रहता ही है नेचुरली, विच इज 4 करोड़। बस, सो वी विल नॉट चेंज इट, वो सेम रहेगा। क्या चीज? कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हमको बेचने के लिए हमने रखा है। जहां पे हम लोग ये मान लेते हैं नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में कि अब इसका कैरिंग अमाउंट हम यूज करके नहीं निकाल पाएंगे, हमको बेच के ही निकालना है। तो जब ये डिसीजन ले लिया जाता है तो उस असेट को नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोल दिया जाता है। जब ये बोल दिया जाता है तो फिर उसका मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हर साल करना पड़ता है, जब तक आप बेच नहीं देते। लेकिन ये तभी होता है व्हेन यू डिसाइड दैट इट्स कैरिंग अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड बाय यूजिंग इट, रादर इट विल बी रिकवर्ड बाय सेलिंग इट, और तब हम लोग उसको नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोल देते हैं। 105 नंबर इंड एस में है ये। नेक्स्ट, एडिशनल स्टेक 45% जो परचेज किए उसका कंसिडरेशन का बात कर रहे हैं ना ये लोग, तो लिखो कंसिडरेशन पेड। एक एक चीज इस तरह से लिखा हुआ रहेगा ना बेटा, देख, तब आप सॉल्यूशन कर पाएंगे ये हेडिंग के साथ। एक एक नोट इस तरह से लिखना होगा। आप देखिएगा पुराना जो अमलगमेशन का भी सम्स है ना, हम उसी तरह से लिखाए एकदम 1 बाय 1 करके, तब वो लास्ट में पूरा मैनेज करना पड़ता है ना, लास्ट में सारा चीज गुडविल निकालने के लिए। चलो बताओ कितना टोटल शेयर कैपिटल है, वहां पीछे जाओ पहले। 12 क्या है? 12 करोड़। कितने रुपए के शेयर हैं? 100 रुपए। फेस वैल्यू बोल रहे हो ना, तो 12 करोड़ को 100 से डिवाइड करो, 12 लाख। तो 12 लाख में से अभी हम कितना खरीद रहे हैं? नहीं, हाउ मेनी शेयर्स वी आर बाइंग? नहीं, पहला बार वाला नहीं, सेकेंड बार वाला जो कंसिडरेशन पेड है, वो तो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट है 15%, वो नीचे लिखेंगे। 15 वाला मत बोलना, अभी 45% वाला बोलना। एडिशनल स्टेक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो इंटू 45% कितना शेयर हो गया रे? 12 लाख का 12 चौके 48, 12 25 60, 54, 5,40,000, 5,40,000 शेयर खरीद रहे हैं। कितना शेयर देने की बात हो रही है अपना? इंटू 1/2, तो 2,70,000 शेयर देंगे। और इसका आज के दिन का फेयर वैल्यू बताना है 1,427 का, 1,127 का इंटू 10,000, तो इसको करोड़ में बता दीजिएगा।
मेरा 270 करोड़ आया, देख तो रे। सारा तो करोड़ में ही लिख रहे हैं, तो इतना सारा जीरो था लेकिन आया 270 करोड़ ही। ठीक है, ये बड़ा चीज एक तो कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन ये नेट असेट नहीं है, ये कंसीडरेशन पेड है। तो ये पहली बार जो नेट असेट के अगेंस्ट में लड़ेगा कंसीडरेशन पेड, ये वो अमाउंट है। और अभी तक ऊपर में जो भी कुछ का बात हुआ वो सब नेट असेट, नेट असेट, नेट असेट, नेट असेट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, 7 आएगा ना अभी, बोलो। 50 करोड़ कैश पेमेंट है, तो फिर इसी में ऐड कर देते हैं, ये इक्विटी फिर कैश 50 करोड़। इसको ऐसे कर दिए, कंसिडरेशन पेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ कैश। और क्या है? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, इसका फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या कॉन्टिंजेंसी है मुझे बताना बेटा। अच्छा, क्या चीज का रिटर्न बोला है रे? इक्विटी, अच्छा आरओई, ठीक है। आरओई अगर अच्छा 15-25% से अगर बढ़ जाता है तो कितना रुपया देगा बोला? 30 करोड़ रुपया देगा। और क्या प्रोबेबिलिटी वगैरह दिया है या सीधा फेयर वैल्यू निकाल के दे दिया? सीधा फेयर वैल्यू निकाल करके दे दिया ना। कितना करोड़ आज का देना है मेरे को? 22 करोड़। इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी बोल के लिखेंगे क्योंकि कैश पेमेंट का बात हो रहा है। इसका फेयर वैल्यू बार बार रीमेजर करना पड़ेगा। अगर इक्विटी देने का बात होता ना तो बार बार फेयर वैल्यू मेजर नहीं होता। बनेगा नहीं तो रिकॉर्डिंग करते वक्त जर्नल मारोगे ना जब, तो 2 ये तो 2 इक्विटी हो जाएगा, ये 2 कैश हो जाएगा, ये 2 लायबिलिटी हो जाएगा। वो जो लायबिलिटी बढ़ा वो पीएल में जाएगा। उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से गुडविल में एडजस्ट नहीं कर सकोगे। वो जो लायबिलिटी का बार बार फेयर वैल्यू चेंज होता है, वो लाइफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का जो डिफरेंस होता है वो पीएल में डेबिट होगा। देखो बच्चा बोल रहा है सर 22 करोड़ के बाद ना 2-3 महीना के बाद ही उसका 23 करोड़ फेयर वैल्यू हो गया है ना। तो वो जो फेयर वैल्यू चेंज होता है वो सब्सिक्वेंट टू द एक्विजिशन है। तो उसका अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग होता है। जैसे कोई लायबिलिटी बदल गया तो लायबिलिटी बदलने से जो लॉस होता है वो पीएल में जाएगा, तो वो बात हम लोग अलग से लिख देंगे। वो ये सब चीजें नहीं आती। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पुराने वाले रहने चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है फिर से बोलो। अच्छा, ये उसके लिए दिया होगा प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करने के लिए। लिखो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट डैश करके लिखो फेयर वैल्यू। इसमें मेरे पास कितने शेयर थे पहले से? 15%। तो 12 लाख का 15%। और आज के दिन का फेयर वैल्यू क्या है? आज दिन मतलब 1 जनवरी का लेना होगा 390। हाँ 7.11। चला डेसिमल आना चालू हो गया। अब नेक्स्ट
तो बड़ा लेवल तक कंप्लीट हो गया अपना, तो नहीं क्या, अब तो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ बचे हैं। 31 मई 2027 बोला है, मतलब नेक्स्ट ईयर ना रे, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट हो गया ना। क्या बोला है बताओ तो, एच लिमिटेड लर्न दैट ए कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग ऑन 1 जनवरी 2027 which met the recognition criteria of intangible asset as on that date were not considered during the accounting for business combination for the year ended 31st March 27. The fair value of such relationship as on 1 January was 3.5 crore. Assuming there was no temporary differences associated with the customer relations, consequently there is no impact on income taxes on customer relations. कुछ कंडीशंस फुलफिल हुआ रे मई में जाके, मार्च में हम लोग और इवन जनवरी में हम लोग ये इंटेंजिबल असेट नहीं लिख पाए थे, चाहे वो सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होगा, तो हम लोग इसको लिख नहीं पाए थे उस वक्त। कुछ दिनों के बाद कुछ और एडिशनल कंडीशन अराइज हुआ, एडिशनल सिचुएशन आया जिससे एसेट लिख पाने का पोजीशन बन गया। लेकिन बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो लिख पाने का कंडीशन बना, दैट वाज रिलेटेड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग ऑन 1 जनवरी। तो ये मेजरमेंट पीरियड विंडो के अंदर में आता है और इसका एडजस्टमेंट हम लोग गुडविल के साथ करेंगे। लिखो, द इंटेंजिबल असेट in the name of customer relationship met the recognition criteria on 31st May 2027 full stop, but it was related to facts and circumstances existing on 1st January 27 and therefore we will record it on 31st May 2027। 31st May पहले तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते ना, पहले तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही नहीं था, तो मई में रिकॉर्ड कर लेंगे, बट एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। दिस असेट ऑन 31st May 2027 मई में रिकॉर्ड करेंगे बेटा, 4 महीना बाद, 5 महीना बाद, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीना बाद रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के पार्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इसका भी तो डेफर्ड टैक्स का कोई स्टोरी बनेगा। ओके, इसका कोई डेफर्ड टैक्स का स्टोरी नहीं बनेगा, इग्नोर करके चलो। तो ये अपना कितना नंबर पैरा हो गया? मेरा तो 8वां हुआ, देख 8 ना, कस्टमर रिलेशनशिप इंटेंजी। तो इसको अभी डिस्कस मत करना बेटा, हेलो, ये अमलगमेशन होने के बाद डिस्कस करना है, 4 महीना 5 महीना बाद। तो सेकेंड पार्ट में भी क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर में आएगा, ये फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा। जब नेटो गुडविल पीसी निकालोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? 31 मई को कुछ और भी हुआ। अच्छा, नहीं 0.5 करोड़, हाँ, लेकिन क्या उसको पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन मानने का हिंट दिया है? नहीं, तो वो सब्सिक्वेंट एडिशन है। लेकिन सब्सिक्वेंट एडिशन इंटेंजिबल असेट में रिकॉर्ड इस तरह से नहीं किया जाता। हम लोग बिजनेस करते करते रिलेशनशिप डेवलप होती है, हम लोग कोई कॉस्ट इनकर करेंगे तब ना असेट में लिखेंगे। तो ये तो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट हो गई, नहीं, इसको रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है।
इंड एस 38 अलाउ ही नहीं करता है। लिखो 9 नंबर, इंक्रीज न्यू कस्टमर रिलेशनशिप लिख दो, न्यू कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, लिखो न्यू कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ 0.5 करोड़, 4 माइनस 3.5 लिख देना। cannot be recorded as an intangible asset as it is internally generated। बिजनेस करते करते असेट बन गया, कॉस्ट इनकर किए बिना हम लोग को कोई असेट लिखने नहीं मिलेगा। आपको याद होगा असेट लिखने का एक ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट मेजर कर पाएंगे। तो जब कॉस्ट लगा ही नहीं है, धंधा करते करते रिलेशनशिप बिल्ड हो गया नहीं, तो इसको लिखना अलाउड नहीं है। ये तो वो या तो पीवी के टेक्निक से किया होगा, एक्सपर्ट बुलवा के कैसे, किसी भी चीज का फेयर वैल्यू तो इंड एस 113 का कहानी है ना, तो वो तो थोड़ी बताता है कि कैसे कौन सा इनपुट यूज किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसा इनपुट है, कौन सा अप्रोच फॉलो किए हैं, ये तो थोड़ी बताता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है और इसी गेम में ही तो गेम होता है। 9 नंबर हो गया ना, 9 हो गया ना। हाँ, तो उसी को तो लिखने मिलता है ना। वही तो इंड एस 103 का खास बात है कि 1 साल तक आपको पाप धोने देंगे हम। कोई भी नया असेट लायबिलिटी पैदा हुआ विच रिलेट्स टू द प्रीवियस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, इट कैन बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और बहुत लॉजिकल है ये बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि एक तो ग्लास, पानी का ग्लास खरीद के लाए हो, बड़ा चीज है। इतने सारे असेट लायबिलिटीज होते हैं, इतना वैल्यूएशन होगा ही होगा, इसमें एरर। नेक्स्ट पॉइंट, बस हो गया ना, तो स्टार्ट करें अब। तो एक एक करके बताओ पहले क्या निकाल रहे हो। लिखो, वर्किंग हो गया। हाँ, नेटो को फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेटो हम लोग इंटर में बोलते थे, फाइनल में मैं यूज कर लेता था, बट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। कितना नंबर पॉइंट? 10। अच्छा, इसी से ही सोना भी निकलेगा, वो जो एनसीआई, इसी से। तो धीरे धीरे करके एक एक असेट का फेयर वैल्यू बोलोगे। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फेयर वैल्यू बोलना है 90। ऐसे करके 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 बोलते जाओ। कौन सा वाला बताओ? वो अभी नहीं ना, 3.5 मई में ऐड होगा, जनवरी में भी नहीं होगा, मार्च में भी नहीं होगा। 30। नेक्स्ट, वन कर रहे हैं, 1/1/27। चल बोल बेटा, एकदम ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया, बोलो। 350। और बोलिए, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आ गया क्या? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा फाइनेंशियल एसेट, एक बच्चा बोल रहा नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। बाद में आ रहा था ना नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, अभी और सब एसेट था ना, 3 ही था, तो ठीक है। क्या बोल रहे हो?
तो सेम भी तो बोलना तो पड़ेगा, नेटो में तो आएगा रे बाबा। तो इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, अब लिख दे, चलो लिख दिए इसको, लिख दो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 4। नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का चेंज अलाउड नहीं लिखना बेटा, क्योंकि वो रॉन्ग है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिखना पड़ता है। नेक्स्ट नाम बताओ, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में नहीं है कुछ भी अमाउंट, 20 है वो ऊपर है रे, फिनेंशियल एसेट के ऊपर में 20 चला गया है, वो ट्रेड रिसीवेबल के नाम का ही है, थोड़ा लाइन ऊपर चला गया अपने आंसर में। चलो नेक्स्ट, इन्वेंट्री तुम लोग नहीं बोला, कुछ ऊपर नीचे हो गया रे। हाँ कुछ गड़बड़ है, टोटल मार, तो टोटल मार, टोटल मार। सब लेने से हो रहा ना 208, सब लेने से हो रहा ना, तो फिर एक काम करो, इन्वेंट्री को कर दो 20, सुनो ना रे बाप, इन्वेंट्री को कर दो 20, ट्रेड रिसीवेबल को कर दो 20, कैश को कर दो 4, और नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नॉर्मल 4। माने नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ठीक लाइन पे है, बाकी सब एक एक लाइन नीचे चला गया। यू गॉट द पॉइंट, बोलो। तो ट्रेड रिसीवेबल 20, इन्वेंट्री 20, तो इन्वेंट्री को तुमने 20 किया, ट्रेड रिसीवेबल 20 किया, लाइन खाली एक एक तो नीचे उतारना था और क्या। कैश बोलो 4, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मेरा सारा 4.5 है। कैश में कैसे 4.5 हो सकता है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैश का कभी फेयर वैल्यू थोड़ी चेंज होता है, वो टाइपिंग एरर है रे। अब बताओ और कौन सा एसेट अलग से हम लोग लिखने वाले थे? ये सब तो बैलेंस शीट के अंदर में ही था। लिखो इंडेमनिफिकेशन एसेट। कितना? ये सारा नेट एसेट हो गया। अब एक एक करके लायबिलिटी लिखो, और लायबिलिटी में कुछ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी आएगी, कुछ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आएगी, और वो जो 310 था ना, जो फेयर वैल्यू चेंज हुआ था, याद नहीं है? 3 इन्वेस्टमेंट का और उसका भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा। तो एक एक करके आप लायबिलिटी बोलना चालू करो। बोरोइंग्स,
कैश आप लोग काट के चेंज कर दिए ना 4 फेयर वैल्यू में। क्या चीज? ट्रेड पेएबल कितना? प्रोविजन फॉर वारंटीज 3। करेंट टैक्स लायबिलिटी 4। बोलो पहले कॉन्टिंजेंट फिर डेफर्ड टैक्स। कितने का था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रे? 2.5। ये वर्किंग में था ना हमारा, ठीक है। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पहले तो वो जो जहां जहां चेंजेस हुआ ना जिस जिस असेट में, उसका कितना कितना डीटीएल बनेगा वो, फिर अदर डीटीएल डीटीए जो लिखा हुआ नोट्स में वो, तो एक एक करके हमको असेट्स वाला बताओ टोटल। पीपीई का 50 इंटू 30% कर देंगे एक साथ। इंटेंजिबल असेट का 10, 250 बस छोड़ दे, 310 इंटू 30%, तो ये हो गया 93। ये हम लोग बात किए थे। और कितना कितना बन रहा था बताओ? DTA 0.15। हाँ लिखो। बोलो बच्चों कितना आया? ये अपना आ गया फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। और कंसिडरेशन पेड वहां पे है तीनों, उसमें कैश कंसिडरेशन भी है, इक्विटी भी है और कॉन्टिंजेंट भी है। अब बचा हमको लगता है खाली एनसीआई। एनसीआई इसी का 40% होगा। $299.15। नहीं रॉन्ग हो गया, हाँ वही रॉन्ग हो गया, कुछ ग्रॉसली रॉन्ग हो गया। 147.46। फैंटास्टिक। अब बताओ करना क्या है? हो गया ना सारा काम? तो 3 बड़े बड़े आंसर है हमारे पास, नेट असेट, कंसिडरेशन पेड और एनसीआई। कंसिडरेशन पेड और एनसीआई क्रेडिट का चीज है, पे कर रहे हैं और लायबिलिटी है, और नेट असेट हम लोग डेबिट का चीज है। कंसिडरेशन पेड कितना टोटल किए थे? 340 के कुछ, 342, और एनसीआई 140 के आसपास, तो 480 के आसपास, और असेट खाली 368 ही आया है, तो गुडविल आएगा। तो लिखो, हाँ बेटा करते ना,
ये रुको, कंसिडरेशन पेड सब मिला करके 342, NCI 147.46 और फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स 368.65। वन 8 बस। प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट छूट गया रे, यहां पे लेना पड़ेगा, वो भी क्रेडिट का ही चीज है। प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट ऊपर में लिख लो। थोड़ा सा गुडविल बढ़ जाएगा अपना मिस्टेक की वजह से। 127.92। जर्नल एंट्री कैसे होगा बताओ? नेट असेट अकाउंट डेबिट, हाँ रुको, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रीवियसली हेल्ड वाला, टू इक्विटी, टू कैश, टू NCI। तुम लोग आराम से कॉपी करना, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं। 368.65, गुडविल आया था 127.92, टू इन्वेस्टमेंट था 7.11, टू इक्विटी कितना था रे? 270, टू कैश 50, टू NCI 147.46 और वो टू कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। ये मांगा नहीं है, हम जानबूझ के करके दिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों को। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल 22 था, 22 था ना, एक बार चेक कर लेना। नहीं, टोटल जर्नल चेक कर लेना। हाँ एकदम ठीक है। और ये नेट असेट की लिस्ट बनाई हुई है पूरी, 368.65 का हम लोग का लिस्ट बनाया हुआ है। जर्नल में इतना सारा ऐड नहीं किए जानबूझ के, कि ऑलरेडी लिस्ट में तो था ही था। तो ये हो गया अपना सम पूरा सॉल्व। और क्या मांगा है बताओ? सब्सिक्वेंट का ना, बी नंबर लिखो। लिखो सब्सिक्वेंट टू 31 मार्च 2027 द फॉलोइंग आर दी चेंजेस। बी नंबर लिख दिए ना? क्या क्या चेंजेस है? सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप, नहीं लिखा हुआ था ना हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में, 3.5 लिखा हुआ था ना, और ये भी लिखा हुआ था इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, लिखा हुआ था। तो बस सीधा जर्नल एंट्री मारो, कस्टमर रिलेशनशिप अकाउंट डेबिट, $3.5
हम 100% गुडविल में क्यों नहीं डाले बताओ? क्योंकि हमारा तो सारा एसेट नहीं है ना। ये जो कस्टमर रिलेशनशिप आया, ओनली 60% बिलोंग टू मी, 40% एनीवे बिलोंग्स टू एनसीआई, तो एनसीआई में 40% चला जाएगा। 1 पॉइंट। ऐसे ये जो गुडविल आई है, ये एवरी रिपोर्टिंग डेट में इंपेयरमेंट के टेस्ट में जाएगी। अच्छा, वो जो 0.5 का और इंक्रीमेंट था, उसको तो मना कर दिए थे ना ऊपर में ही लिखने से, तो उसको हटा दीजिए। और एक तो क्या था, तो ये कंप्लीट हो गया। सी नंबर, हाँ तो हो गया। तो न्यू गुडविल विल बी चेंज ना, 127 माइनस 2.1 एनसीआई विल चेंज। बताइए तो दिया, और थोड़ी कुछ बोलना है। हाँ हो सकता था, कुछ दिया नहीं है सब में। 31 मार्च में, जनवरी में अभी हुआ है बोल के मार्च में कुछ नहीं था। वो जनवरी और मार्च का आंसर सेम है अपना। हाँ कुछ है नहीं ना, डेटा नहीं है, नहीं तो 31 मार्च को भी गुडविल का इंपेयरमेंट का टेस्ट होगा। सी नंबर का आंसर बताओ, लिखो। द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल was increased by 1 lakh and this will be dealt as per financial instruments as per Ind AS 109 लिख दो ना। Ind AS 109, so the increase of 1 crore will go to profit and loss account. हो गया। नया इंड AS स्टार्ट करें। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं असेट वाला सारा बाकी है, कंसोलिडेशन वाला बाकी है, उसका नया बुक मिल जाएगा तुमको थर्सडे के दिन। चलो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तीनों इंड AS के नाम नंबर लिख दो और 107 डिस्क्लोजर्स। (109) is about financial instruments, basically recognition and measurement. 32 is about presentation in the balance sheet P&L, and 107 is about notes on accounts, that is disclosures. चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको बैकग्राउंड भी याद दिलाता जाऊंगा एक एक चीज में, क्योंकि ये तो बहुत भूलने लायक चीज है।
बिजनेस कॉम्बिनेशन तो फिर भी थोड़ा बहुत याद था, आप लोग कवर कर पाए। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ भूल गए होंगे। नहीं, तुम रिवाइज कर लिया, बाकी लोग तो नहीं किया होगा ना। चलो हम हेल्प करते जाएंगे। आप पहला क्वेश्चन पढ़ो। सर ये क्या है? जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला जो असेट होता है ना, फिनेंशियल असेट तीन तरह का होता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई। उसमें जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली असेट होती है, मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट्स में होता है वो या तो एफवीटीपीएल या एफवीटीओसीआई होता है। लेकिन अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, खास करके डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें क्या स्टोरी होता है कि अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, वो आपकी ताकत है। और इंस्ट्रूमेंट अगर आपको जो रिटर्न देगा, दैट इज सोली SOLELY, द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, तो ही उसे आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिख पाएंगे। उसमें पहला वाला जो कंडीशन है कि हम उसे मैच्योरिटी तक रखने वाले हैं, हम उसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को लेने वाले हैं। माना आई हैव एन इंटेंशन टू होल्ड द एसेट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, तो वो बिजनेस मॉडल टेस्ट के रूप में जाना जाता है। उसका नाम बिजनेस मॉडल टेस्ट है कि भाई मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम उस असेट से होने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को लेंगे, और टू वो असेट जो कैश फ्लो मुझे देगी, दैट इज सोनली द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का रीपेमेंट। ये जो सोनली जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, CCCT, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। और हम जो असेट को रखेंगे जिंदगी भर, वो है मेरा बिजनेस मॉडल टेस्ट। तो एक मेरी ताकत और दूसरी असेट की ताकत देखी जाती है कि मेरी ताकत उसको होल्ड करने की, और ताकत भी नहीं, इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, वो है या नहीं है, और टू असेट कैसा कैश फ्लो मेरे को दे रहा है। अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली असेट बनती है। क्लियर? और अगर मैं एक असेट को, ध्यान से, अगर मैं एक असेट को कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करने के लिए एज वेल एज सेल करके भी कैश फ्लो ले सकता हूं, उसके लिए रखता हूं, तो वो एफवीटीओसीआई बन जाती है। एफवीटीपीएल तो हम हार्डकोर ट्रेडिंग करने के लिए रखते हैं। जब ये दोनों नहीं होता है तो एफवीटीपीएल बन जाता है। ओके, चल। एन एंटिटी परचेस्ड ए डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर ₹1 lakh. Okay. The instrument pays interest of 6,000 annually and has 10 years to maturity when purchased. Okay. The entity intends to hold the asset to collect the contractual cash flows. Evaluate the business model test. नहीं, वो भी तो मिलेगा, अभी तो 10 साल तक का कहानी है। 10 साल की तो मैच्योरिटी के बाद तो 1 लाख मिलेगा ही, जो लिखा हुआ नहीं है तो क्या हुआ? लिखो। The entity's objective is to hold the asset in order to collect
the contractual cash flows. The entity is not holding it to sell. Therefore, the asset meets द बिजनेस मॉडल टेस्ट. इसी वाले टेस्ट को बिजनेस मॉडल टेस्ट बोलते हैं. और जो असेट के अंदर ताकत है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही पेमेंट दे रही है, वो कोई रिस्क नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के आपको इक्विटी वाला डिविडेंड नहीं मिल रहा आपको, तो फिर वो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है. सेकेंड सम, 6 साल बाद ओसीआई में आएगा, एफवीटी ओसीआई में. पहले तो बिजनेस मॉडल में ही रहेगा. 6 साल बाद अगर बिजनेस मॉडल चेंज होता है, आपको याद होगा रिक्लासिफिकेशन के बारे में, कि रिक्लासिफिकेशन सिर्फ तभी होता है अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल टेस्ट माने बिजनेस मॉडल चेंज होता है. तो 6 साल बाद आपको रिक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, पर फर्स्ट डेट से लेकर के तो आपको उसको, हाँ वही, मतलब बिजनेस मॉडल टेस्ट पास हो रहा है बोलना पड़ेगा. लिखो. और रिक्लासिफिकेशन जो भी होता है प्रोस्पेक्टिवली होता है. तो कितनी सारी बात लिखाऊंगा, देखिएगा. लिखो. द एंटिटी होल्ड्स द एसेट in order to collect the contractual cash flows. Therefore, the instrument meets the business model test. Full stop. After 6 years, as the entity is suffering from liquidity crisis, and needs to sell the asset, to raise the funds, the entity may reclassify the asset as there is a change in the business model. बस और क्या. लेकिन उसमें रेट्रोस्पेक्टिव रिक्लासिफिकेशन नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं. सारे चेंजेस प्रोस्पेक्टिव लगते हैं. लिखो. द चेंजेस आर, वहीं पे सेम पैरा, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. बस और क्या, इसमें और कुछ नहीं लिखना. नहीं, उसके बाद वो रिक्लासिफाई करेगा.
अब वो एफईटी ओसीआई में डालेगा कि एफईटी पीएल में डालेगा, उतना तो डिटेल नहीं दिया हुआ है। नहीं, वो तो शुरू, ये नहीं पता लगा सकते, नहीं। तो वो सब तो बात थोड़ी लिखा हुआ रे बाबा, यहां नहीं पता लगेगा। अगर वैसा और क्वेश्चन रहे तो वो तो खाली बोला इवेल्युएट बिजनेस मॉडल टेस्ट, दैट्स इट। तो आपको यही लिखना है कि बिजनेस मॉडल टेस्ट पास हो रहा है एसेट, 6 साल के बाद रिक्लासिफिकेशन करना उसको अलाउड है, बस आपको इतना ही लिखना है। इवन रिक्लासिफिकेशन का भी बात नहीं पूछ रहा है वो बिजनेस मॉडल के बारे में ही पूछ रहा है। बाद में अगर बिजनेस मॉडल चेंज होता है तो आपको रिक्लासिफिकेशन करना अलाउड होता है, हम वो बात लिख दिए वहां पे। अगला तो खाली बोला था इवेल्युएट द बिजनेस मॉडल टेस्ट। 3 नंबर क्वेश्चन, सर एसपीपीआई तो हम लोग कभी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किए क्लास में, हम लोग सीसीसीटी यूज किए थे, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ये एसपीपीआई क्या है? सोनली द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। एसपीपीआई का फुल फॉर्म लिख लो, सोनली द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब असेट जो हमें पैसा देगा वो और कुछ नहीं है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही रीपेमेंट है। उसी में आपको मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बन जाते हैं, याद है? हाँ, उसमें इक्विटी कंपोनेंट भी आ जाता है कई बार, तो वो डिवाइड भी करना पड़ जाता है ना? याद होगा ये सब चीज। चलो, उसमें फिर वो साला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाला पोर्शन या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे जाता है, बाकी जो है वो कुछ भी बन सकता है। इवन वो एम्प्लॉई को अगर इस तरह का पेमेंट करते हैं तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी बन जाता है, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, याद है? तो वो बहुत सारा चक्कर हो सकता है, बट अभी ये बिगिनर्स क्वेश्चंस हैं। चलो, रीपेएबल ऑन डिमांड पे फोकस करना, मेन क्वेश्चन वहां पे है। क्या मतलब होता रीपेएबल ऑन डिमांड? हाँ, पैसा मांगेगा, आपको देना पड़ेगा। बताइए। नहीं, ये बिजनेस मॉडल टेस्ट इवैल्यूएट करने नहीं बोल रहा है, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के बारे में बोल रहा है। क्यों? सब्सिडरी और क्या चीज का पेमेंट करेगा मुझे इस एवज में? प्रिंसिपल का ही तो पेमेंट करेगा। हाँ, इंटरेस्ट तो नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है, तो जो पेमेंट आएगा हम उसको दिए वो हमको वापस देगा, जो हम उसको दिए वो हमको वापस ही तो करेगा, और जब हम मांगेंगे तभी वापस करेगा। तो मैच्योरिटी का तो कोई टर्म्स इसमें है ही नहीं, लेकिन हमको वही वाला पैसा वापस करेगा ना जो हम उसको दिए हैं। तो द कैश फ्लो जो आ रहा है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही, तो खाली इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो प्रिंसिपल का ही तो रीपेमेंट है। तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट यही तो है। लिखो, लिखो द पेरेंट हैज गिवन अ 0 इंटरेस्ट डिमांड लोन to the subsidiary, 0 इंटरेस्ट डिमांड लोन, टर्म लोन नहीं है, ये डिमांड लोन है, फुल स्टॉप। द सब्सिडरी विल रीपे दिस लोन, अमाउंट बताया है, दिस लोन on demand
on demand to the holding या to the parent. Full stop. So the subsidiaries repayment satisfies the SPPI test. इसी में सोचो अगर टेन्योर फेन्योर का झमेला होता और इंटरेस्ट फ्री होता तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पहले लोन का फेयर वैल्यू निकालना पड़ता। नहीं समझे? एक तो मार्केट रेट के हिसाब से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के उसको मान करके पीवी निकालना पड़ता, और बाकी जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्स्ट्रा लोन दिया वो इन्वेस्टमेंट माना जाता। मान लो 10 लाख का लोन है, मान लो 3 साल के लिए दे दिया होता, यहां तो डिमांड लोन है, तो डिमांड लोन तो कभी मांग सकते हैं हम वापस, लेकिन ये तुरंत वो बन जाता कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर टर्म स्पेसिफाइड होता तो। लेकिन टर्म स्पेसिफाइड होने के बाद भी जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है वो अलग बात है, इक्विटी बन जाएगा, लेकिन जो लोन वाला पोर्शन है वो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास करेगा। नेक्स्ट, बोलिए। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है, पर कंपाउंड का बात आप लिखिएगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा हमको वो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए। कर रहा है, हाँ, ये जवाब जरूर दीजिएगा। यही मांगा आपसे, आपसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भाषण देने मांगा नहीं है, आप दे दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके मन में वो रहेगा हमेशा कि हम लिख के नहीं आए। लिखो, Parent H Limited gives a loan of rupees 100 million to subsidiary at 0 rate of interest. At 0 rate of interest, full stop. The loan is to be repaid by subsidiary after 10 years. Full stop. Hence the instrument satisfies the SPPI और उसी का दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। पैरा चेंज, however this is a compound financial instrument and the loan will be measured at present value of future cash flows
at market rate of interest. तो मान लो बच्चों, मांगा नहीं है, मान लो अगर ये 100 मिलियन हम लोग सामने वाले सब्सिडरी को अपने बच्चे को दिए और इसका फेयर वैल्यू मान लीजिए 72 मिलियन ही हुआ, तो बाकी 28 मिलियन मैंने क्यों दिया सब्सिडरी को? इन्वेस्टमेंट. लिखो द डिफरेंस बिटवीन, उसी पैरा में, हाँ नया पैरा मत बनाना, द एक्चुअल लोन, एक्चुअल पेमेंट करो, लोन नहीं, एक्चुअल पेमेंट एंड फेयर वैल्यू will be treated as investment in subsidiary. कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बाय द पेरेंट. हाँ, स्टेक अगर मान लो 100% ही स्टेक, सब 100% वालों को ही देते हैं ऐसे, तो 100% ही रहेगा. एडिशनल शेयर अगर इशू किया, नहीं भी किया, नहीं किया तो अदर इक्विटी में घुस जाता है, किया तो शेयर कैपिटल बन जाता है. कोई जरूरी नहीं कि करे. 5 नंबर, बोलिए. इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है, वो हो ही सकता है वेरिएबल, आजकल सारा ही इंटरेस्ट रेट वेरिएबल होता है. पैसा जो हमको वापस मिल रहा है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल छोड़ करके और कोई सा रीपेमेंट है क्या? मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, वेरिएबिलिटी डजंट चेंज. दी रीपेमेंट का बेसिक स्टोरी लाइन लिखो. The interest rate in this case is variable and it is variable as per the market interest rate. Full stop. The borrower, entity B, will make the repayment of loan and interest only. Hence, the instrument meets the cash flow characteristic test. इंटरेस्ट का वेरिएबल होना कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पे
कोई असर नहीं डालता। लेकिन अगर इंटरेस्ट का ऐसे करके वेरिएबल हो जाता कि प्रॉफिट होगा तो तुमको देंगे, तब वो डिविडेंड टाइप हो जाता। लिखो, वेरिएबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट डज नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट of interest. Variability of interest rate does not alter the cash flow characteristic test. Number 6, बोलिए, बहुत बढ़िया, सिंपल सा समय। डेटर से डेटर्स, नॉर्मल हमें वही पैसा मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्टेड है। ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट वगैरह तो रहता ही है कि जल्दी पैसा दे दोगे तो हम लोग कैश डिस्काउंट दे देंगे, देर से पैसा आप दोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेटर्स है। लेकिन हमको जो पैसा मिलने का उम्मीद है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही है या नहीं है। और दूसरी बात, हम इसको मैच्योरिटी तक रखेंगे या नहीं रखेंगे। मेरा इंटेंशन, इसको याद है फैक्टरिंग वैक्टरिंग वगैरह पढ़ते थे जहां पे लोग डेटर्स का पूल बना करके एक साथ बेच देते थे, ऐसा मेरा मन है या हम मैच्योरिटी तक रखने वाले हैं? तो आराम से ये एसेट अमोटाइज्ड कॉस्ट वाली एसेट होती है। ऐसे भी डेटर्स जो होता है जनरली अमोटाइज्ड कॉस्ट पे ही मेजर होता है। फुल स्टॉप। लिखो, लिखो, H Limited has sold some goods on credit to a customer so it gets a contractual right to receive cash. Full stop. Cash discount or interest on delayed payment is normal in debtors. This doesn't alter the cash flow characteristic test. Para change. H Limited holds the asset to collect the contractual cash flows and not to sell it.
Therefore, the business model test is also satisfied. जो मिलेगा हमको वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही है. अगर कभी इंटरेस्ट मिला तो, अगर जल्दी पेमेंट भी किया तो इंटरेस्ट ही है, वो रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट बोल दो. और हम असेट को मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हैं, तो मेरी भी ताकत हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे और असेट भी मुझे प्रिंसिपल ही वापस देगा. सो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड होने वाली असेट है. लिखो देयरफॉर दी assets should be classified at amortized cost. Next, डेटर्स कब एफवीटी ओसीआई हो सकता है? हाँ, जब हम लोग का दोनों इंटेंशन रहता है कि हम 60 दिन तक रख भी लेंगे और पहले भी बेच सकते हैं, तो एफवीटी ओसीआई भी बन सकता है. अगर हम लोगों का उस तरह का इंटेंशन है और लगातार बेसिस पे उस तरह का होता रहता है. मेरे यहाँ पे जनरली होता नहीं है. डेटर्स के केस में हम लोग डेटर से ही पैसा लेते हैं. सेवन, हाँ वो सब तो करना पड़ेगा. कंपाउंड तो है कहानी में, इंटरेस्ट थोड़ी दे रहा है. खाली उतना ही तो पैसा वापस देगा ना. बोलिए हाँ या ना. तो प्रीपेड लीज रेंटल की तरह भी कहानी बनेगी. बट पहला इसमें लिखा है इवैल्यूएट द हाउ द सिक्योरिटी डिपॉजिट वुड बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. लिखो. हाँ बोल. अरे इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फेयर वैल्यू तो पहले निकालना पड़ता है ना ऐसे केसेस में. कौन सा वाला सम नंबर? हाँ हाँ, तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? अरे वहां एसपीपीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इसमें इवैल्यूएट करने बोला है. क्वेश्चन अलग अलग है, तुम ठीक बोल रहा है, लेकिन वहां पे वो मांगा ही नहीं है. यहां पे पूरा इवैल्यूएट द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करने बोला. वहां एक तो टेस्ट के बारे में बोला. क्वेश्चन तो देखो, यहां इवैल्यूएट करने बोला कि फाइनल बताओ ये कौन सा असेट है. वहां पे खाली बोला कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास किया कि नहीं. नेक्स्ट लिखिए, ए लिमिटेड हैज रिसीव्ड हैज ऑब्टेन्ड. लिखो ए प्रेमाइस या ऑब्टेन्ड द प्रेमाइसेस फ्रॉम बी लिमिटेड ऑन लीज. फुल स्टॉप. इट पेड a security deposit to B Limited which will be returned back कितना रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट था? हाँ, रिटर्न बैक आफ्टर कितना ईयर से? आफ्टर 5 years.
full stop. So the asset, the instrument passes the cash flow characteristic test. कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लास्ट में लिखेंगे. पासेस द कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट. पैरा चेंज. A Limited will get it back only after 5 years. And there is no indication that the company will not hold it for the next 5 years. Full stop. Full stop. Therefore, business model test is also passed ठीक है. पैरा चेंज करके कंक्लूजन लिखो. सो द असेट विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. पैरा चेंज करके, ये हो गया अपना मेन स्टोरी. पैरा चेंज करके, हाउ एवर as no interest is being paid on the security deposit, we can conclude that the loan will be measured at present value of cash flows. Present value of rupees 10 lakhs लिख दो ना. 10 लाख था ना दे. At present value of rupees 10 lakhs discounted for 5 years. अब मान लो बच्चों, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकला 7 लाख रुपया. इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 7 लाख रुपया निकला. तो हम तो तुमको 10 लाख रुपया, हम लोग तो सामने वाले को 10 लाख रुपया दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन आज के दिन उसका फेयर वैल्यू तो 7 लाख ही निकला. तो बाकी 3 लाख रुपया हम लोग उसको क्यों दिए? दैट इज अ काइंड ऑफ प्रीपेड लीज रेंट. वही लीज रेंट है. वो लीज रेंट पेमेंट किया हम उसको 3 लाख रुपया आज. इस तरह के सम्स बनाए हुए हैं हम लोगों के. लिखो. The difference between actual payment. अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले तो सारे पहले दिन तो फेयर वैल्यू पे लिखे जाते हैं ना. फेयर वैल्यू तो डिटरमाइन किया जाता है ना हर असेट का पहला दिन लिखने के लिए. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बनाने के लिए भी पहला दिन तो फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है, ताकि एक्स्ट्रा पेमेंट क्या किए क्या नहीं किए पता चल जाए. क्या लिखा? द डिफरेंस बिटवीन पेमेंट and fair value of the loan, fair value of the security deposit लिखना. And fair value of the security deposit will be treated as prepaid lease rentals. अब समझो कि हम लोग जब आरओयू असेट निकालेंगे ना, ये 3 लाख आरओयू असेट समझे,
इंड एस 116 में ये 3 लाख प्लस जो लीज रेंट हम लोग और पे करेंगे उसका पीवी मिला करके आरओयू असेट बनेगा। वो तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रहेगा। उस 7 लाख में इंटरेस्ट अकाउंटिंग होगा एवरी ईयर। दैट इज योर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। असेट बनेगा ना, हम पेमेंट किए हैं, दोनों मेरा असेट है, एक आरओयू असेट है और एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला असेट है। 7 लाख मेरा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला असेट, I'm a lessee, I had made a security deposit payment, 7 लाख समझे ना मैं कहां से बोला, 10 लाख का पीवी 7 लाख, और जो 3 लाख हम पेमेंट किए वो आरओयू असेट का हिस्सा बनेगा। पर क्या वो अकेला आरओयू असेट है? नहीं, उसके साथ जो हम लीज रेंट और देंगे अगले 5 साल का, उसका भी पीवी निकलेगा। तो 3 लाख तो पीवी पे ही है। 3 लाख समझे ना कौन सा वाला, एज्यूम्ड फिगर है मेरे एग्जाम्पल में, और जो फर्दर पेमेंट करेंगे उसका भी पीवी निकलेगा, फिर आरओयू असेट बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक बार 1 मिनट रुकोगे, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करके फिगर वर्क करवा देता हूं। इसी सम का थोड़ा इंफॉर्मेशन और दे करके लिखो, से इन दी अबव एग्जाम्पल interest rate is 10%, lease rent per annum is 2 lakh, बस। अगर ये 2 डेटा और रहता तो आरओयू असेट, लीज लायबिलिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट एज एन असेट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, उसका मेजरमेंट कैसे होगा जर्नल एंट्री के साथ एक्सप्लेन करते हैं। लिखो पास जर्नल्स। सबसे पहले फुल फॉर्म में लिखोगे फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझे ना क्या करवा रहे हैं, माने और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज। यहां तो खाली पूछा है कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है या नहीं है, आपने आंसर दे दिए है, इतना ही मांगा हमसे। लेकिन अपने पूरा अकाउंटिंग में अगर जाएं तो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा ये इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट, कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही है, इंटरेस्ट रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट। हाँ, कितना निकला रे? 6,21,921 रुपया। हाँ, 6,20,921 रुपया। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एज एन असेट को लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है दैट इज ए काइंड ऑफ प्रीपेड लीज रेंटल, दैट इज ए काइंड ऑफ आरओयू असेट। लिखो difference prepaid lease rental ROU asset is equal to $379,079। आराम से लिखो, समझे क्या बोला गया?
और जो हम 2-2 लाख करके पेमेंट करेंगे अगले 5 साल, उसका पीवी भी आरओयू असेट बनेगा और लीज लाइबिलिटी भी बनेगा। माने 3 लाख हम अभी दे दिए और 2-2 लाख करके और 5 साल देंगे। 3 लाख माने 3,79,000 वो हम अभी दे दिए और बाकी 2-2 लाख रुपए करके और 5 साल देंगे। बोलिए हाँ। अब लिखो लीज लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख इंटू PVIFA 10% 5 years। $3.790786 $758,157। राइट ऑफ यूज, बढ़िया सम बना ना। कौन सा डिप्रिसिएटेड होगा और कौन सा अमोटाइज्ड कॉस्ट टेबल में जाएगा? असेट का बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमोटाइज्ड कॉस्ट का टेबल बनेगा, उसमें इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा। 5 साल बाद 10 लाख वापस मिल के खत्म होगा। इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, अपने आप 10 लाख बन जाएगा। आरओयू असेट नॉर्मल डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में घुस जाएगा इंड एज 16 के हिसाब से, उस पर इंड एज 16 लगेगा। ये 11,37,000 क्लियर। ये 2 बैंक तो कैश फ्लो में आ जाएगा और ये 2 लीज लायबिलिटी, इसका भी अमोटाइज्ड कॉस्ट का टेबल बनेगा। 2-2 लाख रुपया करके 5 साल तक पेमेंट होगा। ये भी अमोटाइज्ड कॉस्ट के टेबल में आएगा। हाँ, दोनों इधर 10%। लास्ट क्वेश्चन आज का। बोलिए, हम मैच्योरिटी तक रख करके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो लेने वाले आदमी हैं
या हम बीच में बेच भी सकते हैं? तो हाँ, नहीं एफईटी ओसीआई ठीक है, बट आप बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक क्या नाम, बिजनेस मॉडल टेस्ट फेल होता है। मांगा क्या है हम लोगों से? वही बोला है कि होल्ड टू कलेक्ट है या होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है? होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है। लिखो, एंटिटी ए wants to invest its surplus funds of INR 50 million. Full stop. It may sell the asset if a suitable business acquisition opportunity arises. So we can conclude that the entity holds the asset in order to collect contractual cash flows as well as to sell the asset. As well as to sell the asset. हम रख भी सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं। अगर हम रखेंगे ही तो बिजनेस मॉडल टेस्ट पास। अगर हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते तो बिजनेस मॉडल टेस्ट फेल्स। क्लियर? सो आंसर लिखोगे, सो दिस इन्वेस्टमेंट इज होल्ड टू सेल एंड कलेक्ट, नहीं, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। हाँ, बोल सकते हैं, यही उसका बिजनेस मॉडल है। कलेक्ट एंड सेल बोल दिए तो यही उसका बिजनेस मॉडल है। अब ये एफईटी ओसीआई में ही आएगा, अब ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जा नहीं सकता। चले, आज की क्लास इतनी। नहीं होता है एफईटीपीएल में। आप ये समझ लो कि हम अगर ट्रेडिंग करने के लिए रखते हैं, नहीं, ये ट्रेड करने के लिए नहीं है मेरे पास। हाँ, वो हम क्लासिफाई करते हैं कि हम ट्रेड करने के लिए लिए हैं। ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, नहीं तो सेल, जो नॉर्मल होता है। हाँ, तो ऑब्वियसली ट्रेड माने तो आप रेगुलर ट्रेड करते हैं उस चीज में, आपके पास उस तरह का ट्रैक होगा। वो तो एंटिटी खुद बोलता है कि हमारा पर्पस ऑफ होल्डिंग जो है वो ट्रेड करने का है। उसमें तो स्टोरी ये है ना कि जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और जो एफईटी ओसीआई नहीं है वो एफईटीपीएल है। एफईटीपीएल में आप कलेक्शन तक वेट करेंगे ही नहीं, माने क्या नाम, उस मैच्योरिटी तक वेट करेंगे ही नहीं आप। एफईटी ओसीआई में तो आप मैच्योरिटी तक वेट कर सकते हैं। नहीं तो मत बेचो, लेकिन आपका ट्रेडिंग करने का तो इंटेंशन है ही। हाँ, नहीं, शॉर्ट टर्म होता है, वो होता शॉर्ट टर्म है। आप नहीं बेच पाए, मार्केट ही गिर गया। अभी मान लो मैंने कोई इक्विटी शेयर खरीदा और एफईटीपीएल है, मान लो टाटा टी खरीदा और गिर गया वो, तो हम नहीं बेच रहे हैं, दाम आएगा। इसका मतलब थोड़ी मैं उसको एफईटी ओसीआई में ले जाऊं। नहीं, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं चलता यहाँ पे, एक साल उप साल।
यहां पे 1 साल 2 साल का स्टोरी नहीं है। आराम से रख सकते हो। अब मिलेंगे थर्सडे। चलो आज बहुत सम हुआ नहीं आज। नेक्स्ट डे ना ये खत्म हो जाएगा, क्या नाम, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, थर्सडे को। चलो मिलते हैं।